राम राम सभी स्टूडेंट्स को, सभी प्यारे बच्चों को व प्यारे साथियों को। आज मैं इस चैनल के माध्यम से 10वीं कक्षा के गणित विषय के जो परीक्षा में आए हुए सवाल हैं उनका हल करूँगा, उनको समझाऊँगा और नियमित रूप से ये वीडियोज़ मैं इस चैनल के माध्यम से आपको शेयर करता रहूँगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो आप जैसा देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। और हरियाणा बोर्ड में ये सवाल 2018, 2019 और 2020 में आया हुआ है। 3 बार ये सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है जी। तो इससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, फिर इसका जो है हम हल करते हैं। देखिए, यहाँ से कुछ छोटी छोटी बातें हैं, पहले हम उनको कर लेते हैं। जैसे अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए, नंबर 1 तो हमें बात। नंबर 2 परिमेय संख्याएं क्या होती है, नंबर 3 अपरिमेय संख्याएं। ठीक है भाई। तो अभाज्य जो संख्याएं हैं उनमें खास बात क्या होती है कि जैसे m अभाज्य संख्या है, m क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसमें सबसे पहली बात मिलेगी कि m जो है वो 1 से बड़ा होगा। ठीक है। दूसरी बात क्या होगी, जो ये m है ना, इसके 2 ही भाजक होंगे, सिर्फ 2 ही क्या होंगे, भाजक। ठीक है भाई, 2 ही भाजक, केवल 2 भाजक। ठीक है, इसको 2 ही संख्या भाग करेगी, वो 1 है और खुद m। ठीक है भाई, इसके 2 ही भाजक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर मिलता है, क्या कहा था, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहला प्राइम नंबर मिलेगा 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13। ठीक है, एंड सो ऑन, अनंत तक जाएगा ये। 2 को चेक करो, 2 1 से बड़ा है और इसके 2 ही भाजक है, 1 और 2। ठीक है भाई, इन्हीं 2 संख्याओं से ये 2 भाग होता है। अच्छा, अब 3 को चेक कर लीजिए, यही कंडीशन 3 पे है ना। देखो, 2 भी 1 से बड़ा था, 3 भी 1 से बड़ा है और इसके 2 ही भाजक है। ठीक है भाई, 1 और 3 केवल ये। ठीक है भाई, 5 देखिए, 5 भी 1 से बड़ा है और इसके 2 ही भाजक है, 1 और खुद 5। समझ में आ गई बात, क्लियर। और आप इसमें एक बात देख सकते हैं, 2 सबसे छोटा, सबसे छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है। और 2 के बारे में बात क्या है, 2 केवल केवल एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी भी है। ठीक है, 2 को छोड़कर सारी, 2 को छोड़कर सारी विषम अभाज्य संख्याएं, जैसे देखो सारी विषम अभाज्य संख्याएं, विषम अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन, अनंत तक जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये बातें हैं। और परिमेय संख्या में देखिएगा, P/Q फॉर्म में जिन संख्या को हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहां से जो ये हर Q है, हर डिनोमिनेटर, ये नॉन जीरो होना चाहिए, पहली कंडीशन। ठीक है भाई, P, Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक, ये पूर्णांक है। ठीक है भाई। अच्छा, तथा इनका जो HCF है, ठीक है भाई, HCF मतलब HCF को ये महत्तम समापवर्तक को ऐसे लिखते हैं, P, Q। ठीक है भाई, क्लियर। P, Q का HCF या महत्तम समापवर्तक कितना होना चाहिए, 1। ठीक है भाई, ओभेनिष्ठ गुणनखंड जो है 1 ही है यहाँ पर, कहने का मतलब ये कॉमन जो है, इनमें कुछ कॉमन आएगा तो 1 ही आएगा। अरे P और Q पूर्णांक है, P तथा Q पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं, 0 बीच में, इधर 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इधर कितना आएगा, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये पूर्णांक हो गए। तो P और Q यही रहेंगे, परंतु इसमें एक बात कहा गया है, इन पूर्णांक में से Q कभी भी 0 नहीं होगा, Q कभी भी 0 नहीं होगा, ये बात ध्यान रखें। ये परिमेय संख्या की डेफिनेशन है। ठीक है भाई, इसका इस्तेमाल करेंगे हम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखना चाहें, उदाहरण के तौर पर कि भाई 3/5, 7/11, 8/11, ठीक है भाई, 9/11, ठीक है भाई, 5/8, 8/5। ठीक है भाई, बहुत सारी आपको जो है अनंत परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी, है ना। अच्छा, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, जिन संख्याओं को हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना, P/Q नहीं बना सकते, नहीं लिख सकते, वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। जैसे कि √2, √3, √5, √7, √11, √13 एंड सो ऑन, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं, सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं। क्लियर। अच्छा, एक बात और आपको मैं यहां पर बता देना चाहता हूं, वो आप ध्यान से सुनिएगा, उसका इस्तेमाल होगा। ठीक है भाई, अब देखो हम कह देते हैं कि 5x को
विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है भाई, 5x को विभाजित करता है। तो इसका मतलब ये x की शक्ल है ना, x की जो शक्ल है 5m के जैसी है। कैसी शक्ल है? 5m के जैसी। कि मतलब कि ये जो x है ना 5 के पहाड़े में आता होगा। ठीक है, कहने का मतलब मैं कह रहा हूं आपको, जैसे ये x है ना, हो सकता है 20 हो। ठीक है, तो इसको क्या कह देंगे? 5 गुणा 4। तो बच्चे ये 5m टाइप का होगा। यहाँ m जो है आपका 4 हो गया। m का मतलब मल्टीपल, m यहाँ पर पूर्णांक है। m क्या है? पूर्णांक। ठीक है भाई। अच्छा, x की वैल्यू 45 भी हो सकती है, 45m। ठीक है भाई, क्लियर? 45 भी हो सकती है। तो यहां से देखो m यहां से कितना हो जाएगा? x की वैल्यू अगर 45 है तो 5 नम 45, तो यहां से m की वैल्यू क्या बनेगी? 9 बनेगी। ठीक है, तो अगर x 5 के पहाड़े में आता है तो इसका मतलब x की शक्ल 5m जैसी होगी। अब कह दिया जाए कि भाई 2 x को विभाजित करता है, x को विभाजित करता है। भाई विभाजित करता है तो x की शक्ल पक्का 2m से मिलेगी भाई। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू 8 है तो x इसको लिख दो 2 गुणा 4, यहां पर 2m और m निकल के आएगा आपका 4। समझ में आ गई बात? 12 कर लो, कुछ भी कर लो, समझ गए? तो 2x को विभाजित करते तो पक्का x जो है ना 2 के पहाड़े में आ रहा है, और 2 के पहाड़े में आने वाले क्या होते हैं? 2m टाइप के होते हैं। और यहां पर जो ये m है ना, m ये कोई भी पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। ठीक है भाई, ये सारी बातें उन क्वेश्चंस में इस्तेमाल होंगी। अब देखो कुछ और बातें हैं नोट के रूप में मैंने लिखी हुई है, आपको बस बताना है मैंने। ठीक है भाई, देखो ट्रेन आ गई। यहां लिखा हुआ है पहला नोट, सबसे पहला नोट लिखा हुआ है। सबसे पहले नोट में क्या लिखा है? यदि कोई अभाज्य संख्या m, तो भाई ध्यान दीजिए जो यहां पर m लिखा हुआ है ना, ये क्या है? एक अभाज्य संख्या है। m क्या है? एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, ध्यान दीजिए, बार बार मैं इसको यहां पर बोल रहा हूं। m, यदि कोई अभाज्य संख्या m किसी संख्या a b को विभाजित करती है तो m या तो a को विभाजित करेगा या b को विभाजित करेगा। कहने का मतलब ये है कि a गुणा b अपॉन m है। तो यहां से जो बातें निकल के आएगी वो ये कह रहा है कि m जो संख्या m है या तो a को विभाजित करती है या b को विभाजित करती है, विभाजित करती है। ठीक है भाई, यहां ट्रेन की थोड़ी सी दिक्कत है। क्लियर? जैसे कि आप यहां देख लीजिए, m को लीजिए, a गुणा b को हम ले लेते हैं मान लीजिए 45। ठीक है, और कोई अभाज्य संख्या लेते हैं m, 5 ले लिया। ठीक है भाई, तो हम कह देते हैं 45 अपॉन में 5। अच्छा, यहां से a गुणा b में लिख दिया तो यहां से a क्या बढ़ेगा? देखिए a 5 गुणा 9। ठीक है, 5 गुणा 9 बटे 5। ठीक है, तो यहां से जो बात बनी 5 या तो इसको a कौन है? 5 ही है। 5 या तो 5 को विभाजित करता है, विभाजित करता है जो कि सही है, या तो 9 को विभाजित करता है, 9 को विभाजित करता है। ठीक है भाई, यह आ गया ना। ठीक है, और स्टेटमेंट में एक सही होती है, 5 5 को विभाजित करता है, तो ये वही बात है ना। पर यहां पर m अभाज्य संख्या ही लेनी है। ठीक है, जैसे आपका 18 आ गया और मैं अभाज्य संख्या ले लिया 2, इसको a गुणा b फॉर्म में लिखते हैं। 18 को a गुणा b फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा? 2 गुणा 9। ठीक है भाई, तो 2 गुणा 9 बटे 2। तो देखो 2 से 2 कट के फिर यहाँ चला जाएगा 9। तो इसमें क्या हुआ? 2 ने 2 को विभाजित किया, या फिर 9 को विभाजित करेगा, पर 9 को विभाजित करना सही नहीं है। ठीक है, सही तो क्या है? 2 2 को विभाजित कर रहा है, तो ये आंसर आपको 9 मिल गया। ठीक है, इसी क्रम में आप देखिए, यदि कोई अभाज्य संख्या m, ठीक है भाई, मैंने पहले बता दिया था m जो है अभाज्य संख्या है। यदि कोई अभाज्य संख्या m किसी संख्या p स्क्वायर को विभाजित करती है, ठीक है भाई, जैसे p स्क्वायर को कौन विभाजित करता है? m विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब क्या आ गया? p गुणा p बटे m। तो यही बात है, ये वाला नोट ही लग जाएगा। m या तो p को विभाजित करता है, या तो p को विभाजित करता है, दोनों बार यही होगी, विभाजित करता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर a भी p है और b भी क्या है? p, इसलिए a भी क्या बना? p स्क्वायर बना। ठीक है भाई, ये पहला नोट इसके अंदर है। तो पहला नोट समझने के बाद में दूसरा नोट अच्छे से समझ में आ जाता है। तो सीधी सी बात है कि भाई m p स्क्वायर को विभाजित करता है, p स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, तो ये इंप्लाइज करेगा m p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करता है। ठीक है भाई, क्लियर? इससे ये बात आपको समझ में आई है। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब एक बात और ध्यान देने योग्य है, मैं आपको यहां बता देता हूं।
ठीक है, जिसका इस्तेमाल होगा वहां पर। देखो, कोई संख्या b को अगर हम a से भाग देते हैं, ये c पे जाके मान लीजिए b दे देता है और पूर्ण रूप से भाग कर जाता है, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, b बराबर, ठीक है भाई, ये भाजक है, ये आपका इधर से देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है भाई, भागफल, भाजक गुणा भागफल ac प्लस शेषफल 0, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, b बराबर ac। तो यहां से जो बात मिल रही है ना आपको, a भी b को विभाजित करता है, a b को विभाजित करता है, b को विभाजित करता है, तथा c भी b को विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है। इसी प्रकार देखो ना, आप ये ले लो, मान लीजिए 7 और यहां ले लिया 42, 7 छंग 42, ठीक है भाई। तो 42 को क्या लिख देंगे, 7 गुणा 6, ठीक है भाई। तो यहां से साफ साफ नजर आ रहा है 7 42 को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तथा 6 भी 42 को विभाजित करता है। समझ में आएगी बात? तो मतलब कि b बराबर ac लिखा गया है, तो ये दोनों अंक जो है इस b को विभाजित करेंगे बारी बारी से, ठीक है। मैं देखो बेसिक तो हुआ समाप्त, अब उस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो हमने करना है, ठीक है। ये बेसिक बताना जरूरी था, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन को, देखिए आ जाइए, इसका हल करते हैं। हल, माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखो हमने सिद्ध करना है √2 एक अपरिमेय संख्या, तो मैं इसका उल्टा मान रहा हूं, परिमेय संख्या है। अभी मैंने बताया था परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है बच्चों, √2 की शकल किससे मिलती होगी, p अपॉन क्यू से मिलती होगी, ठीक है भाई। तो यहां पर क्यू एक नॉन जीरो नंबर है, ठीक है। p और कोमा q ये क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, तथा जो p कोमा q का महत्तम समापवर्तक है वो क्या है, 1। मतलब जो पूर्णांक p और q है ना, इनमें उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है ना, कॉमन जो है, कॉमन जो फैक्टर है वो क्या है, 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्लियर। आपका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, महत्तम समापवर्तक 1 है। इसी बात के ऊपर हम खंडन देखेंगे नीचे, अगर ये बात हमें नहीं मिलेगी तो हम कह देंगे कि हमारा जो हमारी मान्यता है उसका खंडन हुआ है, खंडन हुआ है तो फिर हमारी जो हमने जो माना था वो गलत होगा, ठीक है। तो खंडन विधि द्वारा ही हम इसको करेंगे। तो यहां से देखिएगा, आपको सबसे बात बता दूं, √2 है तो मैं इसको लिख सकता हूं √2/1, है ना। तो ये आपका ऐसे लिख देंगे √2/1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है, एक तो सबके नीचे होता है p अपॉन q, ठीक है भाई। तो यहां लिखेंगे दोनों, यहां से आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक है भाई। आर पार गुणा करने पर क्या मिलेगा आपको, देखो 1 से p की मल्टीप्लाई करो, 1 गुणा p, और क्या हो जाएगा, √2 की गुणा किससे हो जाएगी, क्यू से। तो बच्चों क्या हो गया, p बराबर √2 क्यू, ठीक है भाई। अब क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है भाई। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, यहां देखो p का वर्ग बराबर √2 क्यू का वर्ग। तो यहां से क्या हो गया बच्चों, p का वर्ग इज इक्वल टू 2 क्यू का वर्ग। इसको कह देंगे समीकरण 1। क्या कह देंगे, समीकरण 1, ठीक है बच्चों। अब समीकरण 1 आ गई है, तो यहां से मैं आपको कुछ याद दिलवाना चाहूंगा प्यारे बच्चों और प्यारे साथियों। क्या है, b बराबर ac हमने लिखा था, b बराबर ac, ठीक है। तो इसका यहां से जो मीनिंग निकल के आया था, ठीक है भाई, जो है a b को विभाजित करता है, b को विभाजित करता है, और यहां से ये जो है ना c भी b को विभाजित करता है, c भी b को विभाजित करता है, ठीक है भाई। तो यहां से देखो, आप इसको कंपेयर करके देखो कि भाई p² बराबर 2q²। तो यहां से मिलना चाहिए कि 2p² को विभाजित करता है ना, तो मैं लिख दूं यहां से इसी रिजल्ट का इस्तेमाल करते हुए कि 2p² को विभाजित करता है, ठीक है भाई। और यहां देखना बच्चों, 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या, क्या है, एक अभाज्य संख्या। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, देखिए यहां बताया था आपको, ये बता रखा इधर, है ना, कोई अभाज्य संख्या m p² को विभाजित करती है तो वो p को भी विभाजित करती है, ठीक है भाई। इसके इस्तेमाल से हम जो है लिख सकते हैं कि
दो पी को भी विभाजित करता है, दो पी को भी विभाजित करता है। ठीक है भाई, इसको मैं नंबर 2 डाल दूंगा। ठीक है, कोई समीकरण नहीं है, समीकरण डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर समझने के लिए हम लिख सकते हैं नंबर 2। अच्छा एक बात देखो, 2 पी को विभाजित करता है, इसका मतलब पी पक्का 2 के पहाड़े में आता होगा, है ना। तो यहां से पी की शक्ल कैसी होनी चाहिए, 2m जैसी, है ना। m यहां पर क्या है, पूर्णांक है, समझ में आई बात, m क्या है, पूर्णांक है। तो यहां से मिल जाएगा p बराबर 2m। यहां जहां m एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक। क्लियर, समझ में आई बात। इसको देंगे समीकरण नंबर 3। क्लियर, मेरे हिसाब से आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं थोड़ा कलर इसका चेंज कर लेता हूं। ठीक है, यहां से देखिए, अब समीकरण 3 को समीकरण 1 में इस्तेमाल करने पर, समीकरण 3 को समीकरण 1 में इस्तेमाल करने पर ठीक है, यहां से क्या मिल जाएगा, देखो ये p की वैल्यू 2m मैं यहां लगा दूंगा इस p की जगह। ठीक है भाई, तो क्या आएगा 2m, ऊपर इसके क्या है, वर्ग, और बराबर में क्या है, 2q का वर्ग, मतलब 2q स्क्वायर। ठीक है भाई, अब यहां से देखो ये क्या बन जाएगा बच्चों, 4m का वर्ग बराबर 2q का वर्ग। तो बच्चों यहां से देखो क्या आएगा, 4m का वर्ग, ये 2 है, इसके डिवाइड में आ जाएगा, इसको भाग करने के लिए q का वर्ग। ठीक है भाई, अब यहां से देखिए मैं इसमें कट करूंगा तो 2 काटेगा इसको 2 पर। ठीक है भाई, तो यहां से क्या मिल जाएगा बच्चों, 2m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहां से मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं बच्चों कि q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रिजल्ट वही बनेगा कि b इक्वल टू AC वाला, है ना। b इक्वल टू AC, तो a b को विभाजित करेगा और c भी b को विभाजित करेगा। तो यहां से q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर है, तो यहां से मुझे मिलना चाहिए कि 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 q स्क्वायर, क्योंकि यहां से देखा जाए तो a b को विभाजित करता है, b को विभाजित करता है। ठीक है, तो यहां से 2 q स्क्वायर को या q के वर्ग को विभाजित करता है। ठीक है भाई, क्लियर, तो यही बात मैं यहां पर लिख दूंगा, 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है भाई, तो 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है, और 2 एक अभाज्य संख्या है, क्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या। अच्छा, कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करती है तो उस संख्या को विभाजित करेगी, ये मैंने बता दिया था आपको, पहले समझाइए। 2 q को भी विभाजित करता है। ठीक है भाई, इसको मैं डाल दूंगा 4। तो देखो आप साफ साफ देखिए, समीकरण 2 व समीकरण 4 क्या बोलती है, समीकरण 2 बोलती है, कि 2p को विभाजित करता है, और समीकरण 4 बोलती है 2q को विभाजित करता है। तो इनके अंदर क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, है ना। समीकरण 2 व समीकरण 4 दर्शाती है, समीकरण 2 तथा समीकरण 4 दर्शाती हैं कि p तथा q का उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है भाई। उभयनिष्ठ गुणनखंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है भाई, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो कॉमन आया है वो क्या है, 2 है। तो इसका मतलब इनका जो महत्तम समापवर्तक है वो कितना आएगा, तो ठीक है भाई, और यह है हमारी मान्यता का खंडन है। देखो खंडन कैसे, हमारी मान्यता क्या थी, पी और क्यू का जो है जीसीडी, मतलब पी और क्यू का महत्तम समापवर्तक 1 आना चाहिए। तो यहां पर पी और क्यू का महत्तम समापवर्तक कितना आ गया, 2। ठीक है भाई, तो यह है हमारी मान्यता का, क्या है भाई, हमारी मान्यता का खंडन है। ठीक है भाई, यह है हमारी मान्यता का खंडन है, अतः, या हम कह सकते हैं इसलिए रूट दो को अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है भाई, तो देखो हमारी मान्यता का जो खंडन कर दिया, क्योंकि पी और क्यू का जो महत्तम समापवर्तक 1 आना चाहिए, तो यहां, और यहां कितना आ रहा है, 2। रूट 2 को परिमेय संख्या मानना गलत सिद्ध हुआ, रूट 2 को परिमेय संख्या
मानना गलत है, मानना गलत है। अतः अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, हैंस प्रूव। ठीक है भाई, ये अपना इसका आंसर आ जाता है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम एक बार जो है ना स्टार्टिंग से आपको इसको समझा देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार आया है। √2 एक परिमेय संख्या मान लिया हमने, पी अपॉन क्यू फॉर्म का होगा। ठीक है भाई, पी और क्यू का जीसीडी 1 है। ये हमारा जो है परिमेय संख्या का डेफिनेशन है। अच्छा, √2 को √2 अपॉन 1 का आर पार गुणा करने पर हमें पी की वैल्यू √2 क्यों मिली, दोनों तरफ वर्ग करने पर पी स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिल गई, √2 क्यू का वर्ग। तो पी स्क्वायर बराबर 2 क्यू का वर्ग आ गया। तो 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है इस वाली कंडीशन से। तो अगर जो अभाज्य संख्या किस संख्या के स्क्वायर को विभाजित करती है तो उस संख्या को विभाजित करेगी, और 2 पी को विभाजित करता है तो पक्का जो है ना पी 2 के पहाड़े में आता होगा, तो इसकी शक्ल जो है 2m से मिलती होगी, और m यहाँ पर क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो हमने इन समीकरण को जैसे लिखा, तो समीकरण 3 को समीकरण 1 में इस्तेमाल करने पर जैसे हमने p की वैल्यू यहां लगाई तो मुझे 4m स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर मिला। तो यहां से क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू है 2m स्क्वायर मिली। ठीक है भाई, क्लियर। तो क्यू स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, इस रिजल्ट का इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल करते हुए हमने जो है यहां से 2 क्यू स्क्वायर प्राप्त किया। 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है भाई, 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 क्यू को विभाजित करेगा। ठीक है भाई, क्लियर। नोट 1 से हमने बताया था। तो समीकरण 2 और समीकरण 4, समीकरण 2 ये रही। ठीक है भाई, समीकरण 2 ये रही और समीकरण 4 ये रही। ये क्या दर्शाती है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है तो P, Q का जो जीसीडी है या HCF है, या फिर मैं महत्तम समापवर्तक कहूं, 2 है ना। ये हमारी मानता का खंडन है जो हमने माना था। माना क्या था, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, तो हमारा क्या मिल गया, 2। ठीक है, इसलिए √2 को परिमेय संख्या मानना गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, मैं आपको इसको समझा पाया हूं या नहीं समझा पाया, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है जी, जो गलतियां होंगी उनको जो है हम रेक्टिफाई कर लेंगे, आपके अनुसार हम ढल जाएंगे। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सभी साथियों को। जय हिंद, जय भारत।